बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, और उस टॉपिक का नाम है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या है, इसके मतलब यहाँ पर डिटेल में बताने से पहले मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी, यहाँ से जिस बुक को मैं फ़ॉलो करूँगा वो एक तो ये आपकी पंजाब बुक बोर्ड वालों की तरफ से जो स्टैटिस्टिक्स है, शायद आपके पास जो इसका कवर पेज है वो डिफरेंट हो सकता है। एक इस बुक को फॉलो करूँगा मैं यहाँ पर, और दूसरा आपकी ये बुक है जी अफजाल बेग की या मराजुद्दीन मिर्ज़ा की। ठीक है, ये दोनों बुक्स जो हैं मैंने पैरेलल लेके चलूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी यहाँ पर पंजाब बुक बोर्ड में हैं और कुछ आपके पास यहाँ पर अफजाल बेग की बुक में से हैं। ठीक है, तो इन दोनों बुक्स को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर रिग्रेशन के मुतालिक यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर बेटा रिग्रेशन के मुतालिक इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर देख लेते हैं कि ये रिग्रेशन का वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया। तो एक बायोमेट्रिशियन था, इंग्लिश बायोमेट्रिशियन, जिसका नाम जो था सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन जो था, इस बंदे ने सबसे पहले वर्ड रिग्रेशन का इस्तेमाल किया था। इस बंदे ने वर्ड रिग्रेशन का लफ्ज़ इस सेंस में इस्तेमाल किया था कि ये कंपैरिजन कर रहा था पेरेंट्स की हाइट का और उनके जो बच्चे हैं उनकी हाइट्स का। ये कहता है कि जो टाल पेरेंट्स होते हैं उनकी जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट भी टाल होती है, यानी टाल पेरेंट्स हैव टाल हाइट्स एंड शॉर्ट पेरेंट्स हैव अ शॉर्ट हाइट्स। जो जिनके वालिदैन लंबे होंगे उनके बच्चों की जो कद हैं वो भी लंबे होंगे, और जिन वालिदैन के कद जो हैं वो छोटे हैं उनके बच्चों के कद भी छोटे होंगे। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। फिर इसने सेकंड ऑब्जर्वेशन ये बताई कि जो टाल पेरेंट्स हैं उन टाल पेरेंट्स की जो हाइट है उनकी अगर एवरेज हाइट निकाल ली जाए और इसी तरह उनके बच्चों की भी एवरेज हाइट निकाल ली जाए तो जो पेरेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट उनके बच्चों की एवरेज हाइट से ज़्यादा होगी। और इसी तरह ऑन दी अदर हैंड जो पेरेंट्स शॉर्ट हैं यानी जिनके कद छोटे हैं, अगर उनकी एवरेज हाइट निकाल ली जाए तो उनकी एवरेज हाइट उनके बच्चों की एवरेज हाइट से कम होगी। यानी जो लंबे वालिदैन हैं उनकी हाइट एवरेज हाइट उनके बच्चों की एवरेज हाइट से ज़्यादा है, और जो छोटे पेरेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट अपने बच्चों की एवरेज हाइट से छोटी होगी। ठीक है, तो इसने यहाँ पर इस्तेमाल किया था रिग्रेशन का लफ्ज़ सबसे पहले इस सेंस में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन का वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी किस तरह आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो इस तरह है, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन वेरिएबल। ऑन वन वेरिएबल भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं ऑन एन अदर वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन वेरिएबल और ऑन अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन, इज कॉल्ड रिग्रेशन, या समटाइम इसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। देखें, रिग्रेशन में हम यहाँ पर आगे इसमें जाकर मल्टीपल रिग्रेशन के मुतालिक भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिग्रेशन, अगर आपकी डिपेंडेंस एक वेरिएबल की एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंस होगी तो इसे स्टैटिस्टिक्स में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, और अगर आपकी डिपेंडेंस एक वेरिएबल की डिपेंडेंस एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर होगी तो उसे मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ योर पॉकेट मनी डिपेंड्स ऑन योर एज, डिपेंड्स ऑन योर एज। आपकी जो पॉकेट मनी है आपकी एज के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर ये डिपेंडेंस है, ठीक है, कि आपकी पॉकेट मनी एक डिपेंडेंट है और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी एज के ऊपर। एरिया ऑफ सर्कल, मैथमेटिक्स से हम एग्जांपल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड ऑन रेडियस, डिपेंड्स ऑन रेडियस।
सर्कल का जो एरिया है वो उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना रेडियस आप बढ़ाते जाएंगे उतना सर्कल का एरिया बढ़ता जाएगा, जितना रेडियस कम करते जाएंगे सर्कल का रेडियस उतना एरिया कम होता जाएगा। ठीक है। F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 टाइम्स C, ये क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी। ठीक है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिलेशन बताती है। आप डिग्री से यहाँ पर C की वैल्यूज मुख्तलिफ पुट करेंगे, आपका जो F है वो इस यहाँ पर C के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो इसके बाद मज़ीद आप देख सकते हैं कि योर वेट डिपेंड्स ऑन योर एज, डिपेंड्स ऑन योर एज। आपका जो वज़न है वो आपकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, या हम ये भी कह सकते हैं आपकी हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, आपका वज़न ज़्यादा होता जाता है, फिर एक ख़ास उम्र आने के बाद आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आप मज़ीद कई एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, आपके अखराजात जो हैं वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपकी जितनी इनकम होगी उसके मुताबिक आप अपने अखराजात करेंगे। ठीक है। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने दो वेरिएबल्स के मतलब पढ़ना होगा। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वर्सेस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को पहले आप डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसमें हम कुछ वेरिएशन को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे होते हैं। अ वेरिएबल इन विच वी वांट टू एक्सप्लेन वेरिएशन। ऐसा वेरिएबल जिसमें हम किसी चेंज को शो कर रहे होते हैं, और वो जो चेंज है वो किस वेरिएबल की वजह से आ रही होती है, जिस वेरिएबल की वजह से आ रही होती है उसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन एग्जांपल में आपके पास यहाँ पर ये लिखा है F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 टाइम्स C। तो C जो है यहाँ पर क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और F यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस एग्जांपल में आपकी पॉकेट मनी डिपेंडेंट वेरिएबल है, आपकी एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एरिया ऑफ सर्कल में A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आप लिखते हैं। R आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, A जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सही होगी बात ये। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आप रिग्रेशन लाइन को मैथमेटिकली किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मैथमेटिकली रिग्रेशन लाइन को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक रिग्रेशन लाइन आप पढ़ेंगे यहाँ पर, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। इस रिग्रेशन लाइन y ऑन x को आप यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब कुछ ऑथर इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई डॉट एक्स इंटू एक्स। और यहाँ पर b के नीचे यहाँ पर जो y है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है b वाई ऑन x को। ठीक है, b वाई डॉट एक्स। एक्चुअली b जो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर जो b आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। b इज कॉल्ड स्लोप हेयर। और स्लोप क्या होती है वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखने के स्टाइल आप देख लें। यहाँ पर b को, यहाँ पर जो b है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, और स्टैटिस्टिक्स में आप इसे रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रिग्रेशन कोफिशिएंट। b इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब उस रिग्रेशन कोफिशिएंट को लिखने के जो आपके पास स्टाइल हैं, ठीक है, वो किस तरह हैं। समटाइम आप इसे b भी लिख सकते हैं, समटाइम इस तरह b के नीचे y डॉट एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। डॉट के बाद वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। b वाई ऑन एक्स का मतलब है b वाई ऑन एक्स, इसको पढ़ेंगे b वाई ऑन एक्स। ऑन के बाद वाला जो वेरिएबल है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑन से पहले वाला वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है। या समटाइम आप देखेंगे सिंबल इस तरह का लिखा होगा, b वाई ओवर एक्स। ठीक है। तो ये तमाम सिंबल आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। a यहाँ पर क्या कहलाता है, a इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। क्या है? y इंटरसेप्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर ये x वाली साइड पर है तो इसे आपने y इंटरसेप्ट कहना है। आसान तरीके से मैं याद करने का बता रहा हूँ आपको तरीकाकार। और है क्या इसका डेफिनेशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर ये x वाली साइड पर है तो आप इसे y इंटरसेप्ट कहोगे। सही है। अब दूसरी लाइन में बताता हूँ, उसमें एक लाइन आपने पढ़ ली y ऑन x, और दूसरी लाइन एक होती है x ऑन y, रिग्रेशन लाइन x ऑन y। रिग्रेशन लाइन
एक्स ऑन वाई। इस रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई को आप इस तरह लिखेंगे एक्स कैप इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। वेरिएबल यहाँ पर कैपिटल स्मॉल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्मॉल या कैपिटल वेरिएबल लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक स्टाइल लिखने का इसका ये है, यहाँ पर डी जो है वो वही है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है, या जिसे आप स्लोप बोलते हैं यहाँ पर, सही है। और डी या फिर इस तरह लिखेंगे, या फिर इस तरह लिखने का स्टाइल ये भी हो सकता है सी प्लस बी एक्स डॉट वाई कैपिटल वाई, सही है। अब यहाँ पर अगर ये इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये बी एक्स ऑन वाई से पढ़ेंगे, और बी एक्स ऑन वाई का मतलब है कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है लाइन एक्स ऑन वाई का। और अगर आपने इसको बी वाई डॉट एक्स लिखा है तो इससे पता चल जाएगा कि ये किस लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट है, लाइन वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ठीक होगी बात ये। तो ये दो तरीकाकार हैं आपके पास रिग्रेशन लाइन को, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन को लिखने के, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट है इसे मैथमेटिक्स में आप स्लोप बोलते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर आप इसे रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट को लिखने के यहाँ पर स्टाइल एक तो ये है, एक आपके पास इस तरह स्लैश डालकर है, सही है। और या फिर आप अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो फिर आप इसको डी यहाँ पर कांस्टेंट ले लें, ठीक है, या अदरवाइज इस तरह। और अगर इसके अलावा कोई और वो नोटेशन पेपर में इस्तेमाल करता है तो वो आपको बता देगा यहाँ पर, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर ये कि जो ए जो है वो क्या चीज़ है, यहाँ पर ए के मुतालिक मैंने बताया कि ए यहाँ पर अगर एक्स वाली साइड पर है तो आप इसको यहाँ पर जो कांस्टेंट आपका है ये वाई इंटरसेप्ट है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सी जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट। अब ये होता क्या है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में आप इसे इस तरह डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x इक्वल टू 0। जब x को यहाँ पर 0 पुट कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा y कैप इक्वल टू a प्लस बी टाइम 0 विच इज़ इक्वल टू a, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड y इंटरसेप्ट, ठीक है। और मैथमेटिक्स के हवाले से अगर आप पूछें तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पर x 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर आने वाला ऐसा पॉइंट जहाँ पर x 0 होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं कहता हूँ कि y इक्वल टू लिखा हुआ है 3 + 5x, अगर आप यहाँ पर x को 0 पुट कर दें तो x को 0 पुट कर दें, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब अगर इसको x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर अगर ड्रा किया जाए तो ये पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर आएगा, डैट इज़ हेयर, ठीक होगी बात ये। तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें जो 3 है यहाँ पर, ये 3 जो है यहाँ पर y की एक्सपेक्टेड वैल्यू को शो कर रहा है, या इसे आप इसका y इंटरसेप्ट बोलते हैं इस लाइन का, सही है। इसी तरह यहाँ पर जो आपका c है ये x इंटरसेप्ट है, और इसको भी आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 0। जब y 0 होगा तो फिर जो x की वैल्यू निकलेगी उसे आप यहाँ पर x इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप इसे कहते हैं कि वो वाला पॉइंट जहाँ पर आप जो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा जब x आपका 0 होगा, और ये वो वाला पॉइंट है जो कि x के ऊपर लाई करेगा जब y 0 होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आप y को 0 पुट कर दें तो x कितना निकला आएगा, व्हेन y इज़ 0 x इज़ -3/5, ठीक होगी बात ये। तो ये वाला जो पॉइंट निकला है डैट इज़ लाइज हेयर ऑन नेगेटिव x, तो ये x -3/5, दिस इज़ कॉल्ड, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें आपने सीखी कि रिग्रेशन लाइन को आप मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। रिग्रेशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीकाकार आपको मैंने बता दिए, एक तो आप इस तरह a + bx फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ये भी नोटेशन है। दूसरी लाइन ये आपके पास है, यहाँ पर b और जो d हैं यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, a और c यहाँ पर इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली चीज़ ये है कि आपने अब इनके फार्मूलाज देखने हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फार्मूलाज क्या क्या होते हैं। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर अब हम जो रिग्रेशन कोफिशिएंट b है आपका रिग्रेशन लाइन y ऑन x के लिए, इसके चंद एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हमने इस्तेमाल करने होंगे क्वेश्चंस में, उनको यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर आपको उनकी डेरिवेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसकी डेरिवेशन भी बता दूँगा किस तरीके से आपने ड्राइव करने हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं उन फार्मूला को लिख रहा हूँ। आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट b का जो पहला फार्मूला है आपने इस्तेमाल करना है, वो आ जाएगा n टाइम्स समीशन x y माइनस समीशन x इंटू समीशन y ओवर n टाइम समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस फार्मूले में आपने याद रखना है कि अगर ये आप रिग्रेशन कोफिशिएंट b का फार्मूला बना रहे हैं
तो b के साथ वेरिएबल कौन है, x है। यहाँ पर देखें वेरिएबल ये u ऑन v भी लिख सकता है, वेरिएबल आपका w ऑन x भी लिख सकता है, कुछ भी वेरिएबल लिख सकता है। तो आपने इस चीज़ को रटना नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि जोन से कोफिशिएंट की बात की जा रही है, रिग्रेशन कोफिशिएंट b की बात की जाए। अब b की जगह कुछ और अल्फ़ाबेट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपने समझना है। यहाँ पर आपने वेरिएबल के साथ जो इस कोफिशिएंट इस वेरिएबल के साथ जो नंबर है, पहली बात उसको हम कहेंगे स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब उसका फार्मूला आपने बनाना है, उसके साथ जोन सा वेरिएबल है, अगर वो x है तो डिनोमिनेटर में x लिखना है। अगर यहाँ पर मैं u लिख दूंगा तो यहाँ पर नीचे u आ जाएगा, अगर मैं v लिख दूंगा तो नीचे v आ जाएगा। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, सही है। ये इसका पहला फार्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरे फार्मूले को आप अगर ऊपर नीचे से n को कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो समटाइम ये फार्मूला आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर n ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स ओवर n का होल स्क्वायर, इस तरह है, ठीक है। ये फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्दर अगर आप आगे चलें, तीसरा फार्मूला समीशन एक्स वाई माइनस, यहाँ पर मैं n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ अगर इस फार्मूले को, तो ये आ जाएगा n इंटू समीशन एक्स ओवर n इंटू समीशन वाई ओवर n ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू समीशन एक्स ओवर n का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लूँ अगर मैं से ऊपर, यहाँ पर भी इधर मैंने n से मल्टीप्लाई किया, एक n हमारे पास पहले ऑलरेडी मौजूद है, n से डिवाइड कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर भी n से मल्टीप्लाई किया और इसको n से नीचे डिवाइड किया, तो नीचे n का स्क्वायर हो गया। वो n का स्क्वायर समीशन एक स्क्वायर के अंदर लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, यहाँ से फार्मूला आपके पास बन जाएगा समीशन एक्स वाई माइनस n टाइम समीशन x ओवर n क्या होता है x बार, और समीशन y ओवर n क्या होता है y बार, ओवर ये आपके पास आ जाएगा समीशन x का स्क्वायर माइनस n टाइम x बार का स्क्वायर। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन आपको पढ़ रहा नज़र आ रहा है तो ये लिखा हुआ है समीशन x स्क्वायर माइनस n टाइम x बार का स्क्वायर, ठीक होगी बात। ये आपको तीन फार्मूले, चार फार्मूले, पाँचवा फार्मूला इसका इस तरह लिखा जा सकता है, समीशन b आपके पास बराबर है समीशन x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके समीशन अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ आपके पास बन जाएगी। इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन करके समीशन अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ये पांचवा फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। छठा फार्मूला इन टर्म ऑफ कोवेरियंस है। आप जानते हैं कि एस एक्स वाई दैट इज़ कॉल्ड कोवेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। ये होता है हमारे पास समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर एन के, और ये जो आपका वेरियंस ऑफ एक्स है, वेरियंस ऑफ एक्स होता है आपका इसके बराबर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। यहाँ पर एन डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी एन डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आपका छठा फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट का पाँचवें फार्मूले से। इसकी वैल्यू निकाल लें, ये एन डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया एन टाइम एस एक्स वाई ओवर एन टाइम एस स्क्वायर एक्स। एन एन से कैंसिल हो गया तो बी आपके पास आ जाएगा एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आ गया जनाब इसका सिक्स्थ फार्मूला। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कुछ डेविएशन कर देते हैं, ठीक है, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन कर देते हैं, डी एक्स फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक्स माइनस ए के बराबर है और डी वाई जो है यहाँ पर वाई माइनस बी के बराबर है, देन यहाँ पर आपका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला बन जाएगा आपके पास, वो आपके पास सिंपल आ जाएगा, यही वाला फार्मूला होगा सारा, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ ना, तो उसको आप ऐसे लिख लोगे एन टाइम समीशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई ओवर एन टाइम समीशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास मज़ीद इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक होगी बात कि नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास हो गए बी के फार्मूले। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि आपकी जो लाइन है x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई है और इसमें आपने d के फार्मूला बनाने हैं। तो अगर आपने यहाँ पर बेटा d के अगर फार्मूला बनाने हैं तो वो कोई उसके लिए नई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने देखना है कि d के साथ वेरिएबल कौन सा है, y है, तो आपने सिर्फ डिनोमिनेटर में y लिखते जाना है बस। ऊपर नोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर में y लिखते जाना है। मिसाल के तौर पर इसका पहला फार्मूला ऊपर ऐसे लिखेगा, नीचे आ जाएगा एन टाइम समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, सही है। तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया है, आपने वेरिएबल को नहीं याद रखना, आपने सिर्फ ये देखना है
आपने लाइंस को नहीं इस तरह याद रखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल कौन सा है उसके साथ। अगर डी के साथ वाई है तो नीचे वाई लिख दें, अगर डी के साथ एस लिखा हुआ है तो नीचे एस लिख दें, अगर वी लिखा तो वी लिख दें। सिंपल सी बात है। अगली चीज़ यहाँ पर आपने इसके इंटरसेप्ट का फार्मा बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसके इंटरसेप्ट ए का फार्मा फर्ज करें बनाते हैं, तो बड़ा आसान से तरीके से मैं आपको बताऊँगा, इसका ट्रिक बताता हूँ आपको। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पर आपने ए का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ यहाँ से ज़रा ए की वैल्यू निकालें, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, वाई माइनस बी एक्स के। ये बी एक्स इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ए का फार्मूला आपने बनाना ना, तो ए का फार्मूला बेटा ये ट्रिक है आपके पास सिंपल, इसके ऊपर बार लगा दें, वाई बार माइनस बी टाइम एक्स बार, ये ए का फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है, ए का फार्मूला। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई हो। अब इस फार्मूले को मजीद आप ऐसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू वाई बार किसके बराबर है, समीशन वाई ओवर एन बी टाइम समीशन एक्स ओवर एन। यहाँ से एन आप एलसीएम ले लें, समीशन वाई माइनस बी टाइम समीशन एक्स, ये आपका ए आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से फर्ज करें आपने ये सी की वैल्यू निकालनी है, एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला बनाना, तो वो भी सिंपल ऐसे ही है। सी आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस डी वाई, तो इसके ऊपर अब आप ये लगा देंगे बार, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने देखा कि रिग्रेशन को आप किस तरह डिफाइन करते हो, ठीक है। रिग्रेशन लाइन जो होती है वो किस तरह की होती हैं, उनका यानी मैथमेटिकल फॉर्म उसकी क्या होती है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। फिर आपने यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट के फार्मूलाज देखे, फिर आपने इसके इंटरसेप्ट के फार्मूला देखे, ठीक है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिग्रेशन लाइन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कैलकुलेटर से ट्रिक भी इसका बताऊंगा कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये सारी बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, ये तमाम समीशन जो हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपको बताऊंगा। मोस्टली टीचर्स भी मैंने देखा है कि आपको अक्सर नहीं बताते बच्चों को ये कैलकुलेटर से जो ट्रिक होता है डायरेक्ट निकालने का, तो वो मैं आपको ट्रिक भी यहाँ पर बताऊँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।